हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल शिक्षा संगम पीसीएस पे। और उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए फिर, जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी के लिए जो हैंडमेड नोट्स थे उनकी सीरीज़ चला रहे थे और काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। और कल की वीडियो में हमने रबी की फसलें देख ली थी, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर का हमारा लेक्चर चल रहा था ये, जिसमें हमने रबी की फसलें देख ली थी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी कवर कर लिए थे। आज हम खरीफ की फसलों के बारे में देख लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये आप देख सकते हैं खरीफ की फसलें। तो इसकी जो बुआई होती है उसको देख लेते हैं। ये जून से जुलाई के महीने में होती है, याद रखिएगा, जून से जुलाई के महीने में। अच्छा, कमेंट्स में बताइएगा कि फिर रबी की कब होती है, क्योंकि अगर इसके रिलेटिव क्वेश्चन आता है, क्योंकि मुझे तो कन्फ्यूजन होता है और मे भी शायद आपको भी हो जाता होगा कभी कभी। अगर आप याद रख लेते हैं तो अच्छी बात है। तो इसको आप मुझे कमेंट में बताएंगे रबी की कब होती है। अच्छा, कटाई कब हो जाती है इसकी? अक्टूबर से नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। चलिए, इसके अंतर्गत आने वाली फसलें देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है अक्सर। वो फसलें दे देगा, मतलब जो भी हमारे, और नाम पूछेगा कि ये किससे हैं, रबी है या खरीफ है, इस तरीके से। तो इसमें हमारा धान आ जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, कपास, जूट, तंबाकू और ये रागी। तो ये कुछ हमारी मेजर फसलें हो जाएंगी इससे रिलेटिव। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये धान के बारे में बात की गई है। तो देख लेते हैं, धान के लिए 25 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या टेम्परेचर चाहिए, और 100 सेमी से अधिक, 100 प्लस सेमी अधिक वर्षा इसके लिए चाहिए धान के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ मेजर फसलें हैं ना, धान, कपास और गेहूं और भी कुछ शुगर कैन, तो ये तो आपको याद रख लेने चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे, लार्जेस्ट लेवल पे ना इसका वो होता है उत्पादन। तो इसको आप याद रख लेंगे कि कैसे इनका जो है क्या क्या चीज़ इनके लिए चाहिए होता है, कितना टेम्परेचर, कितनी वर्षा। तो बस इसलिए मैं यहाँ पर ये फैक्ट लिख रखें, तो आप नॉर्मल से थोड़ा रखिएगा। ठीक है। अच्छा, आर्थिक सर्वे के अनुसार देखिए, मैं फिर से कहूँगी कि डाटा देखिए चेंज हो सकता है, और मैं अभी आपको डाटा के अकॉर्डिंग नहीं बोलूँगी कि आप इसको याद कीजिए। जैसे ही लास्ट में एग्जाम आएगा ना, तो मैं मार्केट में जो भी सोर्स आते हैं या फिर कोई होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट से कुछ आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे भी डाटा मिलेगा मैं उसको अपडेट करके आपको पढ़ा दूँगी। अभी आप सिर्फ फैक्ट पे याद रखिए। तो देख लीजिए। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। वैसे उत्पादन के मामले में यूपी है, पश्चिम बंगाल है, ये कुछ मेजर हैं, और ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। चलिए फिर और देखते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इसकी कुछ प्रमुख फसलें हैं जिनको जो चावल के लिए या किसी के लिए, आपको पता है स्पेशल कुछ किस्म होती हैं हमारी, जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये यहाँ पर सारी किस्में लिखी हुई हैं जो PYQs के अंतर्गत पूछी गई हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। जमुना हो जाएगी हमारे चावल के लिए, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी। तो कृष्णा कावेरी तो आप याद रख लेना। वैसे भी इनके जो क्षेत्र है, इनका जो भी डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर तो होता ही है इस तरीके से। तो कृष्णा कावेरी हो जाएंगी चावल के लिए। हंसा है, फिर विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना, अमन। ठीक है, ये हो जाएंगी। पूसा सुगंधा 5, ये एक सबसे बोलते हैं ना सुगंधित, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की किस्म है हमारी पूसा सुगंधा। किसके लिए? चावल के लिए। गेहूं के लिए याद मत करना, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ गेहूं के लिए आई थी। ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। और फिर है पूसा RH10, ये बासमती राइस की जो है संकर किस्म है। संकर का मतलब समझ रहे हैं आप? हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड करके बनाई हुई है। और हाइब्रिड फसलें देख लेते हैं कौन सी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी PH-B71, फिर गंगा, सुरुचि, KRH2, और ये सेहाद्री 4। तो ये कुछ हमारी हाइब्रिड फसलें हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देख लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसके बारे में आपको पता होगा, अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट में भी इसका जिक्र होता है, और जो भी हमारी कृषि है उससे भी रिलेटिव है। तो ये नील हरित सैलाब शैवाल कहलाते हैं। ठीक है, इसका नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो ये एजो एस्प्रिलियम, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो ये। फिर उसके बाद है फास्फो बैक्टीरिया हो जाएगा। उसके बाद एजोला। ये सारे हमारे जो है जैव उर्वरक हैं एक तरीके के, क्योंकि PYQs में क्वेश्चन पूछा गया था, इनके नाम दिए थे और पूछा था कि क्या है, मतलब इनके नाम दे देगा और फिर पूछेगा कि एक बीमारी है या फिर कोई फसल में लगने वाला रोग है, कोई अनुसंधान की गई कुछ फसल है, या कुछ भी ऐसे पूछ लेगा। अगर इनका नाम दिया रहा होगा तो आपको पता होगा कि अच्छा ये हमारे जो है जैव उर्वरक हैं। तो इस तरीके से बस थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं और बने भी हैं। चलिए, बासमती चावल, रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर, ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा डाटा है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़िए। चलिए और देख लेते हैं। अच्छा, अब नकदी फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। नकदी फसलें तो देख लीजिए, इसमें सबसे पहले हमारी फसल हो जाएगी कपास। नकदी मतलब कॉमर्शियल टाइप की जो फसलें होती हैं हमारी, लाइक उसी तरीके से। तो ये मालवेसी कुल का पौधा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर इसके कुल का नाम पूछा गया है कपास के लिए स्पेशली, तो याद रखिएगा। उसके बाद ये देशज पौधा है, भारत का अपनी जो है ना स्वदेशी स्वदेशी एक प्रोडक्ट है ये, एक तरीके से भारत का ही अपना। तो इसको आप कह सकते हैं कि भारत की उपज है, तो ये याद रखिएगा अगर क्वेश्चन बने।
विश्व में संकर किस्म विकसित देश फर्स्ट, जिसने बीटी कॉटन आपने सुना होगा आई थिंक इसके बारे में, जिसको जो है फर्स्ट हमारी ऐसी फसल थी जिसको हमने जो है संकर यानी कि हाइब्रिड किया था, वो कौन सी थी? कपासी थी हमारी। ये भी इस तरीके से क्वेश्चन बना है, तो आप याद रखिएगा। और विश्व में सबसे पहले जिसने किया था वो भारत ही था हमारा। अच्छा देख लेते हैं, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त काली मिट्टी होती है, ठीक है, ब्लैक सॉइल बढ़िया रहती है इसके लिए। देन 25 से 35 जो है डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है इसको तापमान। फिर उसके बाद देख लेते हैं इसमें 210 का पाला और ओला और स्वच्छ आसमान और तेज और चमकदार धूप चाहिए होती है। ये इसके लिए वेदर बता रहा है कैसे कैसे वेदर होना चाहिए। एंड बारिश देख लेते हैं इसके लिए, तो बारिश हो जाएगी हमारी 75 से 100 सेमी मीटर 100 सेमी वर्षा, तो ये इसके लिए वर्षा हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं, तो ये है आर्थिक सर्वे के अनुसार थोड़ा सा इसके मामले में जो है प्रोड्यूसर देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना ये कुछ इसके स्टेट हो जाएंगे, और ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, वो हम लास्ट में जब एग्ज़ाम के आसपास पहुंचेंगे तो एक बार डाटा रिकवर कर लेंगे फिर से, ठीक है। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब गन्ने की बात कर लेते हैं। तो गन्ना जो है वो हमारा उष्ण कटिबंधीय पौधा है एक तरीके से, और ये ग्रामीणी कुल का पौधा है। ये भी क्वेश्चन पूछा है PYQs में, इसका कुल का नाम जरूर पूछा है। मैं आपको बता दूं, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनके कुल का नाम आपको याद ही रखना है हर हाल में, और उनमें लगने वाले रोग कि कौन सा रोग लगता है, कुछ चीज़ें हैं। और किस्म जो मैंने बताया था चावल और गेहूँ की, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, अक्सर पूछते हैं इससे। चलिए इसका तापमान देख लेते हैं, तो 21 से 27 डिग्री इसका तापमान हो जाएगा। 75 से 100 सेमी इसके लिए वर्षा चाहिए, वार्षिक वर्षा, ठीक है। ये कुछ कंडीशन है इसकी फसल के लिए। और फिर इसके लिए सर्वाधिक भूमि जो है, जहाँ पर सर्वाधिक भूमि है गन्ने की खेती के लिए, वो हमारे उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद महाराष्ट्र में है। चलिए, और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे कि रेड डॉट, ये रोग ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा था कि ये रेड डॉट जो रोग होता है ये किस फसल में होता है, तो आपको दिया रहा होगा फसलों के नाम। अगर आप पढ़ लेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आप अच्छे से टिक कर लेंगे, और एक क्वेश्चन आपका पक्का, और सिलेक्शन भी। तो ये इसके लिए हो जाएगा गन्ने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब ज्योग्राफी की बात चल रही है और हम मैपिंग ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम ज़रूर करते हैं, फेवरेट है। तो चलिए फिर यहाँ पर ना कुछ कमर्शियल जो है हमारी, एक सेकेंड, ये देखिए कुछ कमर्शियल हमारी फसलें दी रही हैं, क्रॉप्स कौन कौन सी इंडिया में, तो यहाँ पर देख लेते हैं एरिया वाइज, कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो आपको याद रखिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं, ये डार्क ग्रीन है, ये शुगर कैन यानी कि गन्ना के लिए। तो गन्ना के लिए देख लेते हैं कौन कौन सा क्षेत्र है, तो ये आप देख लेंगे, मैंने अभी उसमें बताया था अपने नोट्स में कि महाराष्ट्र हो जाएगा हल्का हल्का, और ये थोड़ा सा इधर का एरिया हो जाएगा, नीचे ये तमिलनाडु वगैरह, इधर ये सारा एरिया कवर कर लिया। शुगर कैन है, ऊपर देख लेते हैं, तो इधर ये हमारा उत्तर प्रदेश, हल्का सा पंजाब हरियाणा का टच लगता हुआ, थोड़ा ये बिहार का, ये कुछ एरिया हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएंगे? शुगर कैन के लिए हमारे इधर। चलिए आगे देख लेते हैं, तो ये और बाकी हमारा क्या है, कॉटन के लिए देख लेते हैं, कॉटन के लिए कौन कौन सा एरिया है। तो इस तरीके से ये देख रहे हैं आप, ये हमारा कॉटन के लिए, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, आपको पता है, मोस्टली महाराष्ट्र वाला है, दक्कन ट्रैप, इस तरीके से हल्का सा ये आंध्रा वाला एरिया हो जाएगा, ये कॉटन के लिए हो जाएगा। इधर थोड़ा सा ये कर्नाटका, ठीक है, कॉटन के लिए ये हो जाएंगे कुछ। उसके बाद जूट के लिए देख लेते हैं, तो आपको पता है जूट के लिए तो यही पश्चिम बंगाल ही है, और यहाँ पर सबसे पहले फैक्ट्री भी लगाई गई थी, है ना। तो आप बताइएगा कौन सी फैक्ट्री लगाई गई थी इधर। चलिए और देख लेते हैं, फिर टी के लिए देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी जो है ना जितनी भी यहाँ पर दे रखी हैं बहुत ही मेजर लेवल पे कमर्शियल क्रॉप्स हैं हमारी, तो इसलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेंगे, मैपिंग कर लेंगे। अच्छा, टी के लिए देख लेते हैं, तो आपको पता है ये टी के लिए देख लेते हैं, इधर आपको पता है नीलगिरी वाला जंक्शन हो जाता है इधर थोड़ा, ये हमारा तमिलनाडु इधर, तो ये थोड़ा हिली रीजन है टी के लिए। और ये हमारा असम, दार्जिलिंग, ये तो आपको पता ही है। पहला टी के लिए जो एक केंद्र खोला गया था, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पर ही था सबसे पहले, इधर दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग की चाय को ही पता है आपको कि ये बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, अपनी एक खास पहचान है इसकी, ठीक है। चलिए, आई थिंक GI टैग भी इसी को पहला मिला है, मुझे ऐसा थोड़ा कन्फ्यूज़न है ब्लर सा, लेकिन मुझे लगता है मे बी GI टैग दिया जाता है ना खास प्रोडक्ट के लिए, तो आई थिंक वो भी इसी को मिला हुआ है सबसे पहला। उसके बाद देख लेते हैं हम कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के लिए तो ये हमारा कर्नाटक वाला रीजन आप देख सकते हैं, स्पेशल है यहाँ पे, तो ये कुछ हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। चलिए फिर यहाँ पे देख लेते हैं, तो इधर अगेन ये कुछ डाटा दिया है, आपको पता है हमें इसे नहीं करना, ये आगे पीछे होता ही रहेगा, अपडेट हो जाएगा इसका। तो चलिए ये देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ से कुछ। तो भारत में गन्ना प्रजनन कार्य कहाँ किया गया, कहाँ पे चल रहा है इसका कार्य, ये कोयम्बटूर में चल रहा है। और गन्ना प्रजनन संस्थान भी हमारा कहाँ है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो जाएगा। और कंफ्यूज मत कीजिए कि महाराष्ट्र में ज़्यादा क्षेत्र है इसके अंतर्गत या यूपी में है, तो कहीं ना कहीं यूपी में हो सकता है इसका संस्थान या केंद्र, तो ये ऐसा नहीं है, तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर में है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनते हैं इससे।
ये अर्साली एक फसल है, आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो ये महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र में की जाती है इसकी पैदावार, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के लिए अर्साली। तो याद रखिएगा, अगर कभी आ भी जाता है कि अर्साली फसल किस फसल के लिए जानी जाती है, क्या है, किसकी किस में, तो ये तो फर्स्ट गन्ना की हो जाएगी, और कहाँ, महाराष्ट्र में इसका थोड़ा सा ज़्यादा एरिया रहता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं चीनी का जो उपभोक्ता है, यानी कि कंज्यूम जो करते हैं हम इंडियंस ज़्यादा करते हैं, उसके बाद चाइनीज़। और हो सकता है ये आगे पीछे भी डाटा हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है कि यही सही हो। तो चलिए फिर, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पहली जो शुगर मिल लगाई गई थी, कहाँ लगाई गई थी? यूपी के देवरिया प्रतापपुर में लगाई गई थी। ठीक है, और शक्कर का प्याला किसको कहा जाता है? यूपी को। चलिए, चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश फर्स्ट, महाराष्ट्र, फिर से आंकड़े हैं ये और आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसको हम अभी एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। चलिए फिर अगेन हम तिलहन की बात कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं तोरिया तिलहन में कौन कौन सी फसलें आती हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि तिलहन में आने वाली फसलें बताइए। आपको 3-4 ऑप्शन दे रखे होंगे और एक जो है तिलहन से बाहर होगी, वो कोई और फसल होगी, तो इसलिए थोड़ा सा ये काम आ जाएगा आपको। तो इसमें सरसों आएगा, तोरिया बता दिया था, तिल आएगा, अलसी आएगा, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी और बिनोला, ये कुछ फसलें हो जाएंगी जो कि हमारे तिलहन के अंतर्गत आएंगी इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कुछ सर्वे हैं और अब नहीं, मुझे लगता है कि ये चेंज हो जाएगा। वैसे तिल के उत्पादन में अब शायद राजस्थान नहीं है, मेरे ख्याल से अब गुजरात नंबर 1 पे है। और मैं एक बार लास्ट में जब हम करेंगे इसके लिए सीरीज़ लास्ट में, तो उसमें एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन ये अभी याद मत रखना आप इसके बारे में। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। फिर देखते हैं मूंगफली, इधर मूंगफली दे रखा है। तो मूंगफली के लिए क्या है, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस क्या इसके लिए तापमान चाहिए, और 50 से 80 के लगभग बीच में वर्षा चाहिए होगी। ठीक है, और टॉप में हमारा राजस्थान और गुजरात राजस्थान है, ये फिर से मैं बता रही हूँ, इसको मैं बाद में कराऊंगी। सोयाबीन में महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, इस तरीके से कुछ हो जाएंगे। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अच्छा ये देख लेते हैं कि सरसों की जो कुछ किस्में हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें पूसा गोल्ड हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी हुई है एक बार, याद रखिएगा कि पूसा गोल्ड किसके लिए? सरसों के लिए, सरसों के लिए। ठीक, इस तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद है पूषा जय किसान, फिर है करुणा प्रजाति, ये हमारी सरसों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट किस्में याद रखेंगे। चलिए फिर दलहन में देख लेते हैं। तो वही अगेन डाटा है, छोड़ देते हैं इसको। और ठीक है, यहाँ पर बस इतनी इन्फॉर्मेशन, आगे देख। चलिए इधर ये रेशम के बारे में देख लेते हैं। रेशम, तो रेशम उत्पादन में चाइना फर्स्ट है, उसके बाद भारत सेकंड नंबर पे आता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड 1948 में कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था? ये कर्नाटका में। ठीक है, किधर है? कर्नाटका में, नहीं सॉरी मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कीजिएगा। ये लिखा है कि रेशम का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कर्नाटका है, कर्नाटका का फर्स्ट जो है हमारा प्लेस है, देन आंध्र प्रदेश का है। लेकिन यहाँ पर बात चल रही थी केंद्रीय रेशम बोर्ड की, तो ये 1948 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है उस पर फोकस किया गया है। तो ये याद रखिएगा कब बनाया गया था रेशम बोर्ड, तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये याद रखने के लिए, 1948 में हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो फिर देख लेते हैं सैतून, ये मलबरी रेशम है हमारी, इसमें कर्नाटक नंबर 1 पे है। फिर टसर रेशम हो जाएगा, ये झारखंड में पाई जाती है, इरी असम में पाई जाती है, और मूंगा रेशम भी है जो कि असम में ही पाई जाती है। तो ये कुछ हमारी किस में और स्टेट दे रखे हैं कि ये किस किस स्टेट में मिलती हैं। तो ये स्पेशल हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि इससे PYQ में क्वेश्चन बने हैं। आई थिंक इरी रेशम से तो बना है, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन मैंने एक बार देखा था कि क्वेश्चन था मैचिंग करने के लिए, तब वहाँ पे इरी रेशम दे रखा था और असम भी ऑप्शन में था। तो इस तरीके के अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे, बस याद रखिएगा। चलिए कॉफ़ी के बारे में देख लेते हैं। कॉफ़ी अरेबिका और रोबस्टा इसकी एक किस्म है। ठीक है, और भारत में इसका उत्पादन, ये वही आंकड़ा दे रखा है, छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर कहवा के बारे, कहवा ये देख लीजिए। इसके बाद 15 से 18 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर, और 150 से 200 सेमी इसको वर्षा चाहिए। अच्छी खासी वर्षा की डिमांड कर रही है। ठीक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ये देख सकते हैं आप, तो 1984 में बनाया गया था। ठीक है, और कॉफ़ी अधिनियम बोर्ड 1942 में बनाया गया था। ठीक है, और टॉप जो प्रोड्यूसर है इसके कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये टॉप हो जाएंगे इसके। साउथ में वैसे भी ये थोड़ा साउथ में रहती है कॉफ़ी का प्रचलन हमारे मोस्टली, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। अच्छा ये बोर्ड जो दे रखे हैं ना राष्ट्रीय बागवानी, और ये इनको मतलब याद रखना, कभी ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। आई थिंक ये राष्ट्रीय बागवानी वाला तो बना भी है एक बार, तो आपको थोड़ा सा डेट रहेगा। फैक्ट वैसे भी बहुत पूछता है PCS, है ना, UPSC की तरह नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और चाय के बारे में देख लेते हैं। तो ये यूनान पठार, यानी कि यूनान पठार जो मूल का पौधा है, एक तरीके से हमारे इंडिया का नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान चाहिए, और वही 150 से 200 इसको क्या वर्षा चाहिए। आपको पता है कॉफ़ी को भी देखो लगभग इतनी ही मांग रहा था, यानी कि अच्छी खासी वर्षा वाली फसलें हैं, इनको अच्छी वर्षा मिलेगी और टेम्परेचर भी लगभग ठीक ठाक होगा, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा लो। तो ये इस तरीके से बिल्कुल मीडियम में चलेगा, लेकिन वर्षा अच्छी खासी इसकी डिमांड कर रहे हैं इन दोनों फसलों के लिए, तो आप याद रखिएगा।
चलिए देख लेते हैं। तो इसकी प्रजातियाँ देख लेते हैं। तो बोहिया, चीनी, असमिका, असमी, ये कुछ इसकी प्रजातियाँ हैं किसकी, चाय की, याद रखिएगा। और लार्जेस्ट तो आपने देखा, हमने मैप में अभी देखा था इसका रीज़न कि वही दार्जिलिंग हो गया, असम हो गया, फिर तमिलनाडु में हल्का, क्योंकि वो भी थोड़ा हिली रीजन आ जाता ना, नीलगिरी में, और केरला, कर्नाटका। तो ये सारे कुछ स्टेट हैं हमारे, और यहाँ पर थोड़ा चाय का अच्छा खासा रहता है। ठीक है, एक चाय से लेकर एक बार एक क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा था, उसमें कुछ स्टेट दे रखे थे। हिमाचल प्रदेश, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन था उसमें, तो स्टेट वाइज क्वेश्चन दे रखा था, और हिमाचल प्रदेश भी था। मतलब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनाया था, बड़ा टफ क्वेश्चन था वो यूपीएससी का, चाय से रिलेटेड। तो मैंने कहा ना, जो वाणिज्य फसल होती है ना अच्छी खासी मेजर लेवल पे, तो उनको ना आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्वेश्चन इनसे बन ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, चाय में चीन, चाइना हो जाएगा, भारत, केन्या। लेकिन मैं फिर से बता दूँ, ये ज़रूर आगे पीछे हुआ होगा डाटा, क्योंकि थोड़ा सा पुराना डाटा है, और मैं इसको बाद में अपडेट कर दूँगी, आप इसको अभी टेंशन ना लेती। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए फिर वही, अब यहाँ से रबड़ हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं लेक्चर को अपना इतना ही छोड़ देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे बोर हो जाएं और कहें कि मुझसे अब ये मैडम की आवाज़ झेली नहीं जा रही। तो दैट्स वाई मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। एक वीडियो और आएगा जिसमें थोड़ी सी और कुछ फसलें रहेंगी, उसमें डिस्कस करने के बाद लास्ट में इसके हम क्वेश्चन जरूर देखेंगे कि कौन कौन से इससे रिलेटिव क्वेश्चन आए हैं, बने हैं। तो वो क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख लेंगे, देन उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और धीरे धीरे ये हमारे कवर होते रहेंगे। और जैसे भी आपका फीडबैक होगा, हाँ, और लाइक और सब्सक्राइब। और एक खुशी की बात और बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को अभी 1 मंथ ही हुआ है, और लगभग 200 सब्सक्राइबर मैंने जो है अभी तक अचीव किए हैं। मुझे 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इस चीज़ का मुझे खुशी हो रही है कि लोग मुझे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, और ये इसके लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मुझे देखते हैं और मुझे इतना अपना समय देते हैं कीमती, तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच बोल रही हूँ। और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें और मिलकर तैयारी करते हैं साथ में। चलिए फिर, अपना लाइक, कमेंट्स, फीडबैक जो भी देना चाहें वो मुझे दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।